हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर थर्ड तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 से। तो चैप्टर नंबर 4 से जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है वो देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन है हमारे पास, अ वेरी लॉन्ग कंडक्टिंग वायर इज बेंट इन अ सेमी सर्कुलर शेप फ्रॉम ए टू बी as shown in figure. The magnetic field at point P for steady current configuration is given by। हमारे पास ये एक फिगर दी हुई है और इसमें हमारे पास एक वायर है जिसको A से B तक सेमी सर्कुलर शेप में बेंड किया है। ओके, अब यहाँ पर इन्होंने ये दोनों पोर्शंस को भी रिप्रेजेंट किया है। ओके, यहाँ पर करंट आ रही है, इससे पास होगी और फिर इससे वापस चली जाएगी। पॉइंट भी यहाँ पर है जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो कैसे निकाल सकते हैं इसको? देखो, हमारे पास कुछ डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला होते हैं इसके लिए। जैसे हमारे पास एक सर्कुलर वायर है, ओके, और उसके सेंटर पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, उसका हमने एक्सप्रेशन पढ़ा है। अगर हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उसके आसपास किसी पॉइंट पी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो हम वो भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो उन दोनों के मिडिल में है। ना तो हमारे पास यहाँ पर पूरा सर्कुलर वायर है, ओके, और ना ही हमारे पास एक ऐसा वायर है जो स्ट्रेट है और इनफाइनाइट है। यहाँ पर जो ये वायर दिया हुआ है इसको हम बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट। इस पर हमने चैप्टर 4 जब हम पढ़ रहे थे सेपरेट वीडियो हमने बनाई थी, ओके। और यहाँ पर हमारे पास सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा वायर जो इनफाइनाइट है लेकिन उसका एक एंड आपको पता है कि कहाँ पर है। ओके, देखो, कोई भी वायर है उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक एंडिंग पॉइंट। आपको एक एंड तो पता है, दूसरा नहीं पता, तो आप उसको बोलते हो सेमी इनफाइनाइट। यहाँ पर एक ऐसे ही वायर की बात हुई है। और जब हमारे पास एक ऐसा वायर होता है तो हम जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन यूज करते हैं, ये ए पॉइंट, इसका वन एंड दिया हुआ है, ये हमारे पास पी पॉइंट है, ओके। और अगर हम इस ए को, जो हमारा एंड है, इसको हम पी पॉइंट से मैच कराए तो ये जो लाइन ड्रॉ है डॉटेड, तो ये जो लाइन ड्रॉ की है डॉटेड और वायर के बीच में जो एंगल है ये 90 होना चाहिए, ओके। अगर ये 90 भी है और सेमी इनफाइनाइट वायर भी है तो हम यहाँ पर एक्सप्रेशन यूज करते हैं म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। आर होता है ए और पी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, ओके। यहाँ पर आर हमें दी हुई है कैपिटल आर, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर। तो आपको देखना क्या है, आपके पास सेमी इनफाइनाइट वायर होना चाहिए। इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक साइड आपको पॉइंट बता देंगे, दूसरी साइड वो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। तो यहाँ पर ये हम फॉर्मूला यूज करते हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है बट स्टिल हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख सकते हैं, ओके। और क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं देन और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, इसको हम नेमिंग कर लेते हैं। ये हमारे पास वायर 1 है, ये 2, और इसको हम 3 बोल देते हैं जो सर्कुलर है, ओके। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आई है वो 1 के लिए आई है। बात करें डायरेक्शन की, डायरेक्शन कैसे निकालें? देखो, स्ट्रेट वायर में हम डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उसमें अपना थंब रखेंगे और जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट पर फिंगर्स को कर्ल करेंगे। ये हमारे पास करंट है, कैसे जा रही है? इनटू द प्लेन, ओके।
इनटू द प्लेन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अगर आप डायरेक्शन लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। उसके लिए आप क्या करोगे, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, म्यू नॉट आई 4 पाई आर, और इसको आप बोल सकते हो माइनस के कैप। देखो ये अजम्पशन है, अगर आप मान रहे हो कि इनटू दी पेपर जो डायरेक्शन है वो मेरे पास के कैप है और माइनस के कैप है। ओके, और जो आउट ऑफ द पेपर आएगी उसको मैं प्लस के कैप लूंगा। ये दोनों आप एजम्पशन ले सकते हो। ओके, माइनस आई प्लस आई भी ले सकते हो, माइनस जे प्लस जे भी ले सकते हो। ओके, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इन्होंने यहाँ पर ये स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सी डायरेक्शन कहाँ पर है। ओके, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको ले सकते हो। नहीं लेना है, सिर्फ क्रॉस और डॉट लेना है तो वो भी ले सकते हो। ओके, ये यूज करोगे तो आप ये ले सकते हो। ये लिखोगे अगर, तो फिर बेटर है कि आप यहाँ पर वेक्टर यूज कर लो। ओके, इसको हम बोल देते हैं रिजल्ट नंबर 1। आगे क्या करना है, इसके लिए भी निकाल लेते हैं। B2 कितना आएगा, करंट तो आई है 4 पाई, कितनी डिस्टेंस पर है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी है, R ही है। इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा और अच्छे से आइडिया लग जाएगा। देखो ये एंगल कितना है, 90। इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है I, और ये वो पॉइंट है जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ओके, तो सेम एक्सप्रेशन, बात करें डायरेक्शन की, इस बार इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, ऊपर की साइड पॉइंट है, कैसे जा रहा है, ये भी इनटू द प्लेन जा रहा है, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो म्यू नॉट आई 4 पाई आर माइनस के कैप लिख सकते हैं। ओके, के कैप कहाँ से आया, आपने अजम्पशन लिया हुआ है कि अगर इनटू द प्लेन मेरे पास डायरेक्शन आती है तो मैं उसे क्या बोलूंगा, माइनस के, आउट ऑफ द प्लेन आती है तो मैं उसको प्लस के लूंगा। ओके, आई जे भी ले सकते हो आप अगर आपको के नहीं चाहिए तो। इसको नोट कर लीजिए, ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास। क्या करें यहाँ पर, अब ये वाला बचा है, इसे हम लिख लेते हैं B3। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, हम यहाँ पर जो एक्सप्रेशन यूज करते हैं वो होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय ओके, आर यहाँ पर क्या है, रेडियस। ओके, जो भी आपको सर्कुलर पार्ट दिया हुआ है उसकी रेडियस। देखो हम जब एक सर्कल लेते हैं तो अगर पूरा सर्कल ले रहे हैं, या हमने सेमी सर्कल लिया है ना, या उसका 3/4 पोर्शन लिया है सेमी सर्कल से थोड़ा सा ज्यादा, है ना, आप सर्कल का कितना भी साइज लो रेडियस सेम रहेगी। ओके, तो आर यहाँ पर रेडियस है। एंगल, आपको जितना पोर्शन दिया हुआ है उसमें आपने कितना एंगल कवर किया है वो देखना है। इसकी बात करें यहाँ पर कितना हुआ है, पूरा कितना होता है 360, ये कितना हुआ है 360 माइनस 90, ओके 270। क्वेश्चन हमारे पास ये है, हमारे पास सिर्फ इतना पोर्शन है, तो इसमें कितना आएगा एंगल 180। ओके, अब सेकेंड थिंग, यहां पर आप एंगल डिग्री में मत लिखना, रेडियन में लिखना। 180 है, इसको हम रेडियन में लिखते हैं पाई। ओके, तो कैलकुलेशन या यूनिट प्रॉब्लम नहीं आएगी।
तो हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो क्या क्या है, थीटा है पाई और आर कितना है, कैपिटल आर। तो लिख देते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर इंटू पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, B3 इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4r। ओके, यहाँ पर हमने इसको रेडियन में क्यों बोला, डिग्री में क्यों नहीं लिया, हमने यहाँ पर ऑलरेडी पाई यूज किया हुआ है। ओके, तो वो दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली कट हो जाए, डिग्री का कंफ्यूजन ना हो, तो इसलिए लिया है। B3 की वैल्यू आ गई। डायरेक्शन, जब एक सर्कुलर वायर की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास सेम हैंड यूज होगा, राइट हैंड, लेकिन थोड़ा सा रोल चेंज हो जाएगा। कैसे, इस बार जो हमारा थंब है वो हमें बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और जो फिंगर्स हैं वो बताएंगी डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट की डायरेक्शन ये है, थंब कहाँ पर है, आउट ऑफ द प्लेन, तो यहां पर हमारे पास ये डायरेक्शन आएगी। ओके, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, लिख सकते हो, प्लस के कैप। ओके, ये आ जाती है हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। हमें पॉइंट पी पर इन्होंने बोला था मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। ओके, तो यहाँ पर जितने भी पोर्शन दिए हुए हैं उनमें जितने उनके कारण जो भी मैग्नेटिक फील्ड आई है हमें सबको ऐड करना है और उसका हमें फिर जो रिजल्ट आएगा वो बताना है। ओके, तो ये तो हम निकाल चुके हैं, सबको ऐड कर लेते हैं। देखो यहाँ पर आप एरर कर सकते हो, क्या एरर कर सकते हो, हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। तो अगर आप सबका मैग्नीट्यूड लेके और उनको ऐड करो तो क्या ये करेक्ट प्रोसेस है। हमारे पास 3 मैग्नेटिक फील्ड आई है, तीनों को ऐड करना है। ओके, तो हमारे पास रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। हम बोल रहे हैं क्या हम उनके मैग्नीट्यूड्स को ऐड करके आंसर निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। अगर आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है और आपको उनको ऐड करना है, मैग्नीट्यूड चाहिए, तो पहले वेक्टर फॉर्म में उन सबको ऐड करो, जो रिजल्ट आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकालो। ओके, तो ही आपके पास करेक्ट आंसर आएगा। सीधा सीधा वैल्यूज पुट कर देते हैं, कितना है, देखो हमने यहाँ पे अपना अपने अकॉर्डिंग एजम्पशन लिया था। हमने इसको क्या बोला था, प्लस के, और जो इनटू द प्लेन आ रही थी उसको क्या बोला था, माइनस के। अभी हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि जो आंसर्स हमें दिए हुए हैं उसमें उन्होंने वही एजम्पशन यूज किए हैं या फिर रिवर्स किए हैं। तो यहाँ पर दो काम हो सकते हैं, अगर आंसर करेक्ट है तो हमारा एजम्पशन सही है, अगर आपका आंसर मैच नहीं हो रहा है देन क्या करना है, वो जो एजम्पशन आपने लिया था उसको एक बार रिवर्स कर दो। हमने अभी क्या लिया हुआ है, ये हमारे पास प्लस के है और ये हमारे पास माइनस के। अगर इससे आपके कैलकुलेशन से आंसर करेक्ट नहीं आ रहा है तो आप एक बार इसको यूज करके देख लो। ओके, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा वैसे कैलकुलेशन में, सिर्फ माइनस साइन का डिफरेंस आएगा। ओके, तो अगर आप ये जानते हो कि ये माइनस साइन का डिफरेंस मेरी ये एजम्पशन की वजह से आया होगा तो आप वहां पर फिर कंफ्यूज नहीं होगे और करेक्ट आंसर मार्क करके आओगे। ओके, आपको फिर से कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, माइनस साइन का डिफरेंस आ रहा है तो कोई बात नहीं। ओके, वो एजम्पशन की वजह से आया होगा। यहाँ पर हम कुछ कॉमन ले सकते हैं,
यहाँ पर 4r कॉमन है सबसे, तो वही ले लेते हैं। कितना आ जाएगा इनसाइड में? ओके, और ये आ जाएगा k कैप। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे इसको रीअरेंज कर लेते हैं। ओके, और बात करें इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, देखो ये दोनों सिमिलर हैं तो इनमें से कोई भी एक हो सकता है, ये दोनों गलत है। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है, इन दोनों में से कौन सा सही होगा। पॉइंटेड अवे फ्रॉम द पेज, पॉइंटेड इनटू द पेज। आपने यहाँ पर के कैप को क्या बोला था? पॉइंटेड आउट ऑफ द प्लेन या पॉइंटेड आउट ऑफ द पेज। तो हमारे पास ये वाला आंसर करेक्ट है, ये गलत। ओके, पॉइंटेड अवे फ्रॉम द पेज मतलब पेज से दूर जा रहा है, दैट्स मीन। ओके, तो ये हमारे पास करेक्ट प्रोसेस हो जाती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या गिवन है हमें? अ वायर कैरिंग अ करंट आई अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस हैज लेंथ एल। तो हमारे पास एक वायर है और वायर की जो लेंथ है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। इसमें एक करंट फ्लो हो रही है आई, ओके, और इसकी कौन सी डायरेक्शन गिवन है? एक्स एक्सिस। ओके, तो एक्स एक्सिस के अलोंग ही हमारे पास करंट है आई, और इस वायर की लेंथ इन्होंने दी है एल। It is kept in a magnetic field B equals to okay, the magnitude of the magnetic force acting on the wire। मैग्नेटिक फोर्स हमें निकालना है और उसका भी हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। तो कैसे निकाल सकते हैं? सिंपल है, हमारे पास फॉर्मूला होता है एफ बी इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा। जब भी मैग्नीट्यूड की बात होती है मैग्नेटिक फोर्स के, तो हम ये यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें थीटा के बारे में कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई है। ओके, हमें नहीं पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो एल वेक्टर है उसके बीच में कितना एंगल बन रहा है। ओके, वैसे तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं आई कैप जे कैप के कैप। ओके, ये हमें डायरेक्शंस दी हुई है। मैग्नेटिक फील्ड के जो कंपोनेंट है वो एक एक्स एक्सिस में है, एक वाई में और एक जेड में। लेकिन वहां से जो मेथड है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एग्जाम है, एग्जाम में हमें शॉर्टेस्ट मेथड यूज करना होता है, तो हम यहाँ पर ये यूज नहीं कर पाएंगे। तो क्या यूज करें? अपना वेक्टर फॉर्म ही यूज कर ले। वेक्टर फॉर्म क्या होता है? एल क्रॉस बी। ओके, यहां पर ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट आता है। ओके, तो इसको हम यूज करके जो फोर्स निकालेंगे वो कैसा आएगा? विद डायरेक्शन आएगा। ओके, तो हमें तो क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। क्या कर सकते हैं? पहले वेक्टर फॉर्म में निकाल लेते हैं, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं? वैल्यूज पुट कर लेते हैं। आई कितना है? आई ही गिवन है। एल, एल देखो यहाँ पर हमें वेक्टर फॉर्म में चाहिए। मैग्नीट्यूड तो हमें पता है कितना है, कैपिटल एल। बात करें डायरेक्शन की, डायरेक्शन कैसे निकाले? देखो फोर्थ चैप्टर में जब भी हमें डायरेक्शन की जरूरत होती है, लेंथ की डायरेक्शन की, तो हम हमेशा ये बोलते हैं कि जिस भी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है
वही डायरेक्शन किसकी होगी, लेंथ की। ओके, यहाँ पर डायरेक्शन कौन सी है करंट की, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मतलब आई कैप। ओके, तो यही वेक्टर हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये हो गई हमारी लेंथ। ओके, यहाँ पर पुट कर देते हैं एल आई कैप। अब देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेना है किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए। कौन सी मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में हम जो मैथमेटिक्स यूज करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में फर्स्ट थिंग आपको क्या याद रखनी है, इनका ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट में हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट में जो पहले है वो पहले लिखा होना चाहिए और जो बाद में है वो बाद में। यहाँ पर आई को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 आई क्रॉस आई कैप प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, आई क्रॉस जे कैप। देखो मल्टीप्लाई तो वैसे ही होना है जैसे हम नॉर्मली करते हैं, बस ऑर्डर याद रखना, ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, अब देखो नेक्स्ट आपको यहाँ पर कुछ वैल्यूज पता होनी चाहिए, जैसे जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं एक यूनिट वेक्टर का, सेम यूनिट वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वहां पर आता है जीरो। मतलब आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, जे को जे से करेंगे तो भी कितना आएगा, जीरो, के को के से करेंगे तो भी कितना आएगा, जीरो। और ये हमेशा होता है। ओके, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। सेकंड थिंग, अगर हम आई को जे से मल्टीप्लाई करें या के से कर दें तो क्या आएगा, तो हम इस साइकिल का यूज कर सकते हैं। कैसे, आई को जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचा हुआ है, के, तो आई को जे से मल्टीप्लाई करने पर के आएगा। अगर हम जे को के से मल्टीप्लाई करें तो क्या बचा हुआ है, आई, तो फिर आई आएगा। ओके, दो को तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, जो तीसरा बचा हुआ है वही आंसर है। लेकिन यहाँ पर आता है साइन, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मल्टीप्लाई कर रहे हो, आई से जे पर जाओगे, कैसी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, तो जो आपका आंसर है, जो भी आपको वेक्टर मिलने वाला है एज अ रिजल्ट, वो पॉजिटिव होगा। अगर आप जाते हो एंटी क्लॉकवाइज तो आपको जो भी आंसर मिलेगा वो नेगेटिव आएगा। ओके, यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो और बेटर वे में समझ जाओगे। आई को आई से मल्टीप्लाई कर रहे कितना आएगा, जीरो, तो ये हो जाता है जीरो। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, आई क्रॉस जे, आई को जे से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा, के, आई जे तो यहाँ पर आ ही चुका है, के बचा हुआ है वही आएगा। लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव, आई से जे पर गए हैं, ऑर्डर याद रखना, इसलिए मैंने बोला था वो चेंज नहीं होना चाहिए। आई को जे से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ये टर्म जीरो हो जाती है, यहाँ पर कितना आएगा, के कैप -4, यहाँ पर कितना आएगा, इस बार आई को के से मल्टीप्लाई करना है, आई को के से मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में आएगा तो जे, लेकिन माइनस के साथ। ओके, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ गया है यहाँ पर,
IL कॉमन है, 3K माइनस 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 प्लस हो जाएगा 4J कैप। ओके, नेक्स्ट क्या करें? हमारे पास वेक्टर फॉर्म तो आ गई, अब हमें क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकाले? देखो यहाँ पर हम जनरली क्या यूज करते हैं, सपोज ये मेरे पास एक ए वेक्टर है, ओके, इस तरह से ये लिखा हुआ है और इसका मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हम कैसे निकालते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही लिखते हैं। लेकिन जरूरी तो नहीं है हमेशा यहाँ पर आई और जे ही आएगा, जे और के भी आ सकता है, के आई भी आ सकता है। ओके, तो उस सिचुएशन में क्या करें? हमारे पास वैसे ही कुछ सिचुएशन आई है, तो अगर आप याद रखना चाहते हो तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हो, जब तक इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो भी वेक्टर दिए हुए, जैसे यहाँ पर क्या है के और जे, जब तक इन दोनों डायरेक्शंस के बीच में एंगल 90 रहेगा तब तक आप इसको यूज कर सकते हो। ओके, मतलब यहाँ पर अगर हमारे पास जैसे हमें दिया है ऐसा कुछ होता तो उसका फिर हमारे पास मैग्नीट्यूड कितना आता? सेम। ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पर जो दो यूनिट वेक्टर्स है इनके बीच में एंगल 90 है और जब तक ये 90 रहेगा तब तक हम इस तरह से डायरेक्ट ये मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक और चीज देख लेते हैं, ये 90 वाला क्या चक्कर है। ओके, इसके लिए हम चलते हैं अपने मेन एक्सप्रेशन पर। यहाँ पर होता है सपोज मेरे पास एक वेक्टर है और ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। क्या आप बता सकते हो ए वेक्टर, देखो ये तो मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है, ये ए कैप जो यूनिट वेक्टर दिया हुआ है जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये कौन सी डायरेक्शन में होगा? पता है? नहीं पता। बी को बता सकते हो कौन सी डायरेक्शन है? नहीं जानते हैं। तो जब आपको एग्जैक्टली ये नहीं पता कि ये आई कैप है, जे कैप है या के कैप है, ओके, तो आप वहां पर क्या करते हो? उन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करने की कोशिश करते हो, है ना? या हो सकता है आपको दिया है कि यहाँ पर ए वेक्टर, ए यूनिट वेक्टर और बी यूनिट वेक्टर के बीच में थीटा एंगल है। ओके, अगर इस तरह की सिचुएशन है तो आप इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये यूज कर सकते हो। ओके, हमें यहाँ पर ये दिया हुआ है जिसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। इसका मैग्नीट्यूड भी हम इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, इनको कंपेयर करके। ओके, कंपेयर करो जरा। ए को कंपेयर करोगे कितना आएगा? ए इक्वल्स टू 3IL। बी को इससे कंपेयर करोगे कितना आएगा? 4IL। यहाँ पर ए वेक्टर की जगह पे क्या लिखा है? के कैप। यहाँ पर बी की जगह पे क्या लिखा हुआ है? के कैप। तो ए यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं? के कैप, और बी कितना है? जे कैप। ओके, अब देखो आपको पता है ये के कैप है और ये आई कैप है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है? 90। तो यहाँ पर थीटा कितना है? 90। सारी वैल्यूज आ गई, अब क्या करेंगे? बस यहाँ पर पुट करना है। ओके, इसी प्रोसेस में देखो यहाँ पर जब आप
cos 90 रखोगे तो cos 90 कितना हो जाएगा, हमेशा 0 आता है। ओके, और जब ये वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी कितना बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, मतलब यहां पर अगर हम देखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर आप जो यूज करते हो ना ये कि आई कैप है, जे कैप है, और हम सीधा सीधा ये एक्सप्रेशन लिख देते हैं। ओके, और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इन दोनों यूनिट वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, 90, तो आप सीधा सीधा ये यूज कर सकते हो हमेशा। ओके, डजेंट मैटर यहाँ पे आई जे है, जे के या के आई कौन सा है। ओके, ये ज्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है, इसको अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप हमेशा ये डायरेक्टली निकाल लोगे विदाउट एनी कंफ्यूजन। ये क्योंकि मैंने स्टेप वाइज बताया है इन सबको कंपेयर करके ताकि आपको समझ में आ जाए, इसलिए थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। ओके, नोट कर लिया है। यहां से निकाल लेते हैं अपना मैग्नीट्यूड, कितना आ जाएगा, 3IL स्क्वायर प्लस 4IL स्क्वायर प्लस 0। यहाँ पर IL स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ये आएगा 9 प्लस 4, ओके सॉरी 16। डायरेक्ट करोगे इस स्टेप के बिना तो भी सेम ही आंसर आएगा। अगर आपका आंसर सेम नहीं आ रहा है तो आपने कहीं कैलकुलेशन में एरर की होगी, आप मैच कर सकते हो। ओके, डायरेक्ट करोगे तो आपको ये भी नहीं लिखना पड़ेगा +0। ओके, तो आप यहाँ से मैच कर सकते हो। ये हमारे पास आंसर है, और कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 1, 5IL। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 5 से। The net magnetic flux through any closed surface is infinite, नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव। देखो ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और चैप्टर नंबर 5 में हम एक थ्योरम पढ़ते हैं, गॉस लॉ। एक गॉस लॉ हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दिया जाता है, और एक गॉस लॉ आता है चैप्टर नंबर 5 में मैग्नेटिक फील्ड के लिए आता है। ओके, इसका एक्सप्रेशन होता है B डॉट ds इक्वल्स टू 0। ओके, अगर आपको ये याद है देन आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। आंसर कितना होगा, 0। यहाँ पर इन्होंने बोला क्या है कि जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स होता है किसी भी अगर क्लोज्ड सरफेस की अगर हम बात कर रहे हैं और उससे नेट मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है तो वो कितना आएगा, तो वो होता है 0। ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है नेट मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये किसके इक्वल आता है, 0 के। यहाँ पर जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनटू द सरफेस है उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउट ऑफ द सरफेस भी होंगी। मतलब बॉडी में जितनी लाइंस एंटर करेंगी उतनी ही लाइन एग्जिट भी करेंगी। ओके, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में कॉन्सेप्ट होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज लूप बना लेती हैं। ओके, तो है तो एक ही मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, लेकिन वो 2 बार काउंट होती है इस क्लोज लूप की वजह से। ओके, तो अगर हम एक इस तरह की बॉडी कंसीडर कर ले तो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो ये है,
जो इस बॉडी में एंटर कर रही है, एक ये जो इससे एग्जिट कर रही होगी, है ना। थोड़ा दूर जाके देखेंगे तो पता चलेगा कि ये दोनों एक ही लाइन है। ओके, वो क्लोज लूप बन रहा है, इसलिए ये एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, यहाँ पर जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स है वो 0 रहेगा जब हम किसकी बात करेंगे, क्लोज्ड सरफेस की। और ये हमारे पास थ्योरम होती है, इसी में हमारे पास आंसर होता है इक्वल्स टू 0। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास चैप्टर नंबर 6 से। यहाँ पर हमारे पास दिया है द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 4 माइक्रोहेनरी कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज। मैग्नेटिक स्टोर्ड एनर्जी के बारे में इन्होंने पूछा है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं UB से। एक्सप्रेशन होता है हाफ LI स्क्वायर। ओके, इसकी हमने बात भी की थी, हमने इसका एक्सप्रेशन निकाला था कि यहाँ पर जो एक्सटर्नल वर्क डन होता है वो कितना आता है। तो ये वही एक्सटर्नल वर्क डन है और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टोर्ड एनर्जी, क्योंकि वही वर्क डन एज अ एनर्जी स्टोर हो जाता है। ओके, और क्योंकि मैग्नेटिक टर्म्स की बात हो रही होती है यहाँ पर, तो इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक स्टोर्ड एनर्जी। वैल्यूज पुट कर देते हैं। एल की वैल्यू दी है हमें 4 माइक्रो हेनरी। माइक्रो को क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर -6 हेनरी। ओके, और करंट हमें गिवन है 2 एम्पियर। कितना आ जाएगा, 4 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 2। 8 इंटू 10 टू द पावर -6। यूनिट कितनी आएगी, हेनरी एम्पियर स्क्वायर। इसी को क्या बोलते हैं, जूल। ओके, लेकिन इन्होंने यहाँ पर मिली माइक्रो की टर्म्स में लिखा है आंसर को, तो इसको हम अगेन क्या लिख सकते हैं, माइक्रो के फॉर्म में। ओके, ये आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 2। सिंपल क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास चैप्टर नंबर 7 से। इन अ सीरीज LCR सर्किट द इंडक्टेंस L इज 10 मिली हेनरी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर -3 हेनरी। कैपेसिटेंस इज 1 माइक्रोफैरेड, means 1 into 10 to the power -6 farad, and resistance is 100 ohm. The frequency at which resonance occur is, frequency हमें निकालनी है ओमेगा। ओके, ओमेगा निकालना है या एफ निकालना है, देखो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ। ओके, फ्रीक्वेंसी इन्होंने बोला है और हम निकाल क्या रहे हैं, ओमेगा। जनरली हम एफ को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। पता कैसे चलेगा, हमारे पास ऑप्शंस में अगर रेडियन पर सेकंड ये दिया है तो हमें ओमेगा फाइंड करना है, और अगर हमें हर्ट्ज दिया है तो हमें एफ फाइंड करना है। ओके, अब यहाँ पर दोनों मिक्स ऑप्शन है, तो हम देख लेंगे जो हमारा आंसर मैच होगा। ओके, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लेंगे।
अब यहाँ पर बात हुई है LCR सर्किट की। LCR सर्किट में रेजोनेंस की कंडीशन कब आती है? जब XC इक्वल होता है XL के। XC होता है 1/ωc और XL होता है ωL। यहाँ पर वैल्यूज पुट करें। ओमेगा को ही क्या बोलते हैं यहाँ पर? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अगर हम किसकी बात करें? रेडियन पर सेकेंड यूनिट की। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? √LC। ओके, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। L कितना है? देखो ये है 10 × 10⁻⁻⁴। टोटल कितना हो जाएगा? 10⁻⁻²। यहाँ पर ये कितना है? 10⁻⁻6 √। ओके, इसको क्या लिख सकते हैं? 10⁻⁻8 कितना आ जाएगा ये? 10⁴ रेडियन पर सेकेंड। ओके, अब देखो इस ऑर्डर का कोई आंसर हमें नहीं दिया है, तो रेडियन पर सेकेंड वाले जो ऑप्शंस है वो इनकरेक्ट है। ओके, तो अब हमें क्या यूज करना है? ओमेगा इक्वल्स टू 2πf। देखो f हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को बोल रहे हैं और फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, हमें यहाँ पर f की वैल्यू चाहिए, कितना आएगा? ω/2π। ओमेगा की वैल्यू है 4। यहाँ पर पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14। देखो आज ही हमने एक क्वेश्चन किया है जिसमें हमने पाई की वैल्यू बोली थी 180। 180 कब होती है? पाई की एग्जैक्ट वैल्यू होती है 3.14। लेकिन जब हम एंगल की बात करते हैं तो पाई इक्विवेलेंट आ जाता है 180 डिग्री एंगल के। ओके, तो जब हम एंगल्स की बात कर रहे होते हैं तो हम अगर वैल्यू पुट करते हैं तो क्या लिखते हैं? 180। अगर हम एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर कोई एंगल वाली टर्म यूज नहीं हुई है, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू क्या लेंगे? 3.14। ओके, कैलकुलेट करेंगे। टेन टू द पावर 3 हर्ट्ज। 10 टू द पावर 3 को क्या लिख सकते हैं? कैपिटल K से डिनोट कर सकते हैं। ओके, किलो हर्ट्ज। तो ये हमारे पास आंसर है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? सेकंड। ओके, देखो वैसे जनरली जब हम फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज करते हैं ना तो हम इसी के लिए यूज करते हैं। ओके, लेकिन क्योंकि आंसर में रेडियन पर सेकंड भी दिया हुआ था तो रेडियन पर सेकंड हमेशा याद रखना वो किसकी बात कर रहे हैं? ओमेगा की। ओके, जब भी वो हर्ट्ज यूज करेंगे सिर्फ उस कंडीशन में वो इसकी बात कर रहे होंगे, एफ की या फिर न्यू की। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हमें एक सर्किट दिया हुआ है। द नेट इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट विल बी। हमें इम्पीडेंस निकालना है। डायग्राम से देख सकते हैं ये हमें इंडक्टर दिया हुआ है, कोइल रिप्रेजेंटेशन। ये हमें कैपेसिटर दिया हुआ है।
और ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। आपको इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। ओके, रेजिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और इंडक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या क्या वैल्यू दी है। एल है 50/पाई मिली हेनरी, इसको क्या लिख सकते हैं 10⁻³ हेनरी। सी कितना दिया है 10⁻³ माइक्रोफेरेड। माइक्रो को क्या लिखते हैं 10⁻⁻6 फेरेड। तो ये कितना हो जाएगा 10⁻³ फेरेड। यहाँ पर आर कितना है 10 ओम। हर्ट्ज दिया हुआ है तो हमसे इन्होंने बात की है फ्रीक्वेंसी की, न्यू से डिनोट कर लेते हैं। एफ से रिप्रेजेंट करते हो तो एफ से भी कर सकते हो। वोल्टेज की बात हुई है, कितनी है 220 वोल्ट। ओके, ये सिंबल होता है साइनोसोडियल फंक्शन का। ओके, यहाँ पर जो वोल्टेज है वो फिक्स नहीं है, वो चेंज हो रही है। ओके, जब भी वोल्टेज चेंज होगी तो ये सिंबल यूज होता है। ओके, इम्पीडेंस क्या होता है, इम्पीडेंस होता है जेड। इसका फॉर्मूला हम देख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास आर गिवन है, जेड हमें फाइंड करना है। एक्स सी और एक्सएल की वैल्यू हमें नहीं पता। एक्स सी होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस और फॉर्मूला होता है 1/ω/c। एक्सएल क्या होता है, एक्सएल होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस और इसे रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा एल से। ओके, ओमेगा कैसे निकालें 2 पाई न्यू। तो सारी वैल्यूज हैं हमारे पास, इन सबको यूज करके वैल्यूज निकालेंगे और यहाँ पर पुट करेंगे। करें स्टार्ट। एक्स सी कितना हो जाएगा, पहले ओमेगा की निकाल लेते हैं। 2 पाई इंटू 50 हर्ट्ज कितना हो जाएगा 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। ओके, वैल्यूज पुट करें यहाँ पर 100 पाई इंटू सी कितना है 10⁻³ ओके, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा 10⁻² - 3 कितना आएगा 10 ओम। ओके, देखो रिएक्टेंस है लेकिन काम किसका करेगी रेजिस्टेंस वाला। वैसे ही ये इम्पीडेंस बोला जाता है लेकिन काम किसका करता है रेजिस्टेंस का ही करता है, तो यूनिट वही यूज होगी जो रेजिस्टेंस में करते हैं। ओमेगा एल, ओमेगा अगेन कितना है 100 पाई और यहाँ पर एल कितना है 50 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय पाई। मिली हेनरी था -3 आएगा। ओके, कितना आ जाएगा ये 5 ओम। वैल्यूज आ गई हैं, पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। Z इक्वल्स टू 10 स्क्वायर प्लस, यहाँ पर पहले डिफरेंस लेना है उसके बाद स्क्वायर होगा
तो ये आ जाएगा 10 - 5 होल स्क्वायर, 100 प्लस 5 स्क्वायर 25। ओके, नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a 12 volt 60 watt lamp is connected to the secondary of a step down transformer whose primary is connected to AC mains of 220 volt. Assuming the transformer to be ideal, what is the current in the primary winding? तो कोई यहाँ पर ये जो प्राइमरी वाइंडिंग बोल रहे हैं, प्राइमरी वाइंडिंग मतलब जिसको इनपुट दिया है, ओके, और सेकेंडरी जिससे आउटपुट लेंगे, ओके। तो ये हमारे पास प्राइमरी है जहां पर हम इनपुट अप्लाई करते हैं, यहाँ पर ये सेकेंडरी है जहां से हम आउटपुट अचीव करते हैं, और ये जो पूरा सेटअप है ये किसका है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ये किस लिए यूज होता है, स्टेप डाउन मतलब हाइयर वोल्टेज को जितनी हमें चाहिए उतनी वोल्टेज तक लेके आने के लिए, मतलब रिड्यूस करने के लिए बेसिकली, ओके। क्योंकि हमारे घर पर जो वोल्टेज आती है वो अराउंड होती है 220 वोल्ट, और उतनी ही वोल्टेज को जो घर पे ऑपरेटर्स डिवाइसेस हम यूज करते हैं, ओके, मशीनरीज यूज होती है, वो उतनी वोल्टेज पर ऑपरेट हो सकती है। उससे ज्यादा होगी तो लॉस हो जाएगा, वर्क करना बंद कर देंगे ऑपरेटर्स। अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो ये ट्रांसफॉर्मर है ये आइडियल है। आइडियल होने का क्या मतलब है, देखो जब भी आइडियल की बात होगी ना, वहां पर एक चीज देख लेना कि कोई लॉस पॉसिबल है क्या। अगर लॉस होने वाला था तो अगर उन्होंने आइडियल बोल दिया है, अब वो नहीं होगा। यहाँ पर भी लॉस होता है, लॉस होता है पावर का। हम अगर यहाँ पर इतनी पावर प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके, जो हमें आउटपुट मिलेगा ये दोनों इक्वल नहीं होते, ओके। ये हमें पी आई में से आई स्क्वायर आर इतनी पावर को सबट्रैक्ट करने के बाद जो आउटपुट मिलता है वो है। प्रैक्टिकली हम जब वायर्स के थ्रू पावर को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते हैं तो वहां पर आर रेजिस्टेंस होता है जो रिप्रेजेंट करता है कि वहां पर कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो रहा है, ओके। लेकिन जब इन्होंने आइडल की बात कर दी तो अब यहाँ पर ये टर्म जीरो हो जाएगी, और इसके जीरो होने का मतलब है कि आउटपुट किसके इक्वल आ जाएगा, इनपुट के, ओके। तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। यहाँ पर इन्होंने वी आई दिया हुआ है, और यहाँ पर इन्होंने बोला है कि हमने एक लैंप को कनेक्ट किया है जिसकी वोल्टेज कितनी है 12 वोल्ट, और पावर कितनी है 60 वाट, ओके। तो इन्होंने बेसिकली आउटपुट दिया है, आउटपुट पावर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे दी है, कितनी है 60 वाट, ओके। और इनपुट वोल्टेज के बारे में भी हमको इंफॉर्मेशन है, कितनी है 220 वोल्ट, ओके। एसी मीन्स बोला है ना, प्राइमरी इज कनेक्टेड, ये वाली वोल्टेज, ओके। और हमें क्या चाहिए, करंट हमें फाइंड करनी है। व्हाट इज द करंट इन दी प्राइमरी वाइंडिंग, यहाँ पर मतलब ये वाली करंट हमें फाइंड करनी है, हो जाएगा।
ट्रांसफॉर्मर आइडियल है तो यहाँ पर इनपुट पावर किसके इक्वल रहेगी? आउटपुट पावर के। इनपुट पावर को हम क्या लिख सकते हैं? VI इनिशियल है मतलब, और इसकी वैल्यू हमें पता है 60। ओके, आगे सोल्व करें। यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। सिक्सटी बाय 220। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन 3। ओके, नोट कर लीजिए इसको। यहाँ पर देखो, हमें पता कैसे चला कि आउटपुट पावर 60 वाट है? क्योंकि इन्होंने अगर यहाँ पर लैंप को कनेक्ट किया है तो उसको ऑपरेट करने के लिए ही कनेक्ट किया होगा। ओके, और अगर बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो लैंप है उसको कितनी पावर चाहिए? 60 वाट। ओके, और इन्होंने इसको कनेक्ट किया है, दैट्स मीन ये कंफर्म है कि यहाँ से जो पावर मिलेगी वो 60 वाट होगी। मतलब इतनी पावर मिल जाएगी कि ये जो बल्ब है, जो ये लैंप है, वो ऑपरेट हो जाए। ओके, तो जितनी यहाँ पर पावर मिलेगी, जितनी इसको चाहिए, हमने उसको इक्वल रखा और आउटपुट वोल्टेज को कितना ले लिया है? 60। ओके, क्वेश्चन में इतना ज्यादा क्लियरली हर चीज को डिफाइन नहीं किया है, आपको वर्ड टू वर्ड चलना पड़ेगा, जो टर्म्स यूज हुई है उनको समझना पड़ेगा। ओके, जनरली हम जो यूज करते हैं आउटपुट पावर की, अगर हम बात करें तो ये फॉर्मूला होता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर कोई पावर लॉस नहीं हो रहा है तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी और इनपुट पावर आउटपुट पावर के इक्वल मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास चैप्टर नंबर 8 से। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2 × 10⁻10 हर्ट्ज एंड एम्पलीट्यूड इज 48 वोल्ट मीटर इनवर्स। ये किसका एम्पलीट्यूड दिया हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड ये हमें दिया हुआ है, जिसको हम ई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की ये इक्वेशन होती है। ओके, ये क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड। ठीक है, साइन फंक्शन के साथ में जो भी मल्टीप्लाई में है वो क्या होगा हमारे पास? एम्पलीट्यूड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड की बात हो रही है तो ई नोट से रिप्रेजेंट करेंगे। देन द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज, हमें बी नोट फाइंड करना है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की ये इक्वेशन होती है इस ऑर्डर की। ओके, और यहाँ पर बी नोट के बारे में वो हमसे पूछ रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास एक और वैल्यू दी हुई है, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कैसे निकालें? एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारे पास, C = E नोट बाय B नोट। ओके, ये एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमें B नोट चाहिए तो कितना आ जाएगा? E नोट बाय C। वैल्यू पुट कर देते हैं, 48 डिवाइडेड बाय 3 × 10⁸। ओके, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 1। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, an AC source is connected to a capacitor C due to decrease in its operating frequency. Options are given. हमारे पास एक AC सोर्स है। AC सोर्स होने का मतलब यहाँ पर जो वोल्टेज आएगी वो फिक्स नहीं रहेगी, चेंज होती रहेगी। ओके,
और यहाँ पर इसके कारण जो करंट आएगी वो भी कैसी होगी, अल्टरनेट करंट होगी। ये हमारे पास कैपेसिटर है। अब इन्होंने बोला है कि यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है उसको डिक्रीज कर दिया है। फ्रीक्वेंसी अब आप यहाँ पर एफ लोगे या फिर ओमेगा, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ओके, तो अब चाहे इनका मतलब एफ से रहे या फिर ओमेगा से, दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। ओमेगा के डिक्रीज होने से क्या होगा, 2 पाई एफ। ओके, फ्रीक्वेंसी को कम किया, ओमेगा डिक्रीज होगा। ओमेगा डिक्रीज होने का मतलब कैपेसिटर है हमारे पास, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितनी होती है, ओके। तो यहां पर अगर हम देखें कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, ओमेगा के। अगर ये डिक्रीज हो रहा है दैट्स मीन रिएक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो ये डिक्रीज होगा, ये इंक्रीज हो जाएगी। और अभी हमने देखा था कि रिएक्टेंस किसकी तरह बिहेव करती है, रेजिस्टेंस की तरह, मतलब करंट को फ्लो नहीं होने देती। ओके, तो रेजिस्टेंस ओवरऑल बढ़ रहा है ना। रिएक्टेंस नाम अलग है लेकिन काम वही है जो रेजिस्टेंस करता है। तो अगर इसकी वैल्यू बढ़ रही है दैट्स मीन जो रेजिस्टेंस वाला बिहेवियर है करंट को अपोज करने का वो बढ़ रहा है। और उसके बढ़ने से क्या होगा, जो हमारे पास करंट है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, है ना। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ही नहीं हो पाएंगे, वो चाहे डायरेक्ट करंट हो या अल्टरनेट करंट हो, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ही नहीं हो पाएंगे तो करंट मिलेगी कैसे। ओके, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से जो करंट फ्लो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ओके, इसी तरह से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने कैपेसिटर की बात की थी इसलिए मैंने कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात की। अगर ये यहाँ पर L ले लेते तो हम किसके बारे में बात करते, इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में। ओके, फिलहाल इसकी बात कर रहे हैं, करंट फ्लो कम हो जाएगा। अब ऑप्शंस इन्होंने क्या दिए हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीजेस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीजेस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज हो रही है क्या, इंक्रीज आई है हमारे पास, तो मतलब ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट तो रह ही नहीं सकती ना, तो ये भी गलत है। तो इन दोनों के बारे में हमें बात करना है। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट करंट होती क्या है, ये कहां से आएगी, देखो हमारे पास एक होती है नॉर्मल करंट जिसकी हम बात करते हैं और एक होती है डिस्प्लेसमेंट करंट। चैप्टर 7 तक हम जिस करंट के बारे में बात कर रहे होते हैं वो एक्चुअल में कंडक्शन करंट होती है। ओके, जहां पर कंडक्शन करंट फ्लो नहीं हो पाएगी वहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाती है। ओके, हम अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ये कंडक्शन करंट है, वोल्टेज सोर्स है, करंट मिलेगी, इसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्शन करंट। लेकिन क्या होता है, कैपेसिटर में करंट फ्लो नहीं हो सकती। कैपेसिटर का ये बिहेवियर होता है कि जब करंट उससे पास होने के लिए आती है तो वो उससे चार्ज लेने लगता है और उनको स्टोर करने लगता है। ठीक है, कैपेसिटर का काम होता है चार्जेस को स्टोर करना। तो उसके कारण इन प्लेट्स के बीच में ये कंडक्शन करंट फ्लो नहीं हो पाएगी। ओके, और जहां पर ये कंडक्शन करंट फ्लो नहीं हो पाती वहां पर आती है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहां पर हमें मिलती है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो जहां पर ये नहीं होगी वहां पर ये मिलेगी।
जब ये नहीं जा पाएगी तो ये जा पाएगी। ओके, अब इसकी एक और प्रॉपर्टी है, ये दोनों एक दूसरे की अब्सेंस में मिलेगी। ये अब्सेंट हुई तो ये प्रेजेंट हो जाएगी, ये अब्सेंट हुई तो ये प्रेजेंट हो जाएगी, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। अगर कंडक्शन करंट कितनी मिल रही थी हमें 5 एम्पियर, तो जब ये अब्सेंट होगी ये प्रेजेंट होगी तो ये भी कितनी आएगी, 5 एम्पियर ही आएगी। मतलब क्या हो रहा है कि ये दोनों सेम रहती हैं। अगर ये डिक्रीज हो रही है तो ये भी डिक्रीज हो जाएगी, ये इंक्रीज हो रही है तो ये भी इंक्रीज हो जाएगी। हमने यहाँ पर करंट की बात की है, करंट फ्लो डिक्रीज होगा किसके कारण, अगर फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज किया जाए। दैट्स मीन यहाँ पर जो एक डिस्प्लेसमेंट करंट है ये भी डिक्रीज हो जाएगी। ओके, और इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाता है। ओके, क्वेश्चन इजी है, लेकिन ये आप कर पाओ इसके लिए आपको चैप्टर 8 पता होना चाहिए, क्योंकि वहीं पर हम पढ़ते हैं ये डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट। ओके, और साथ में आपको ये पता होना चाहिए, मतलब चैप्टर नंबर 7 की भी इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर दोनों से कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं और यही एक वे है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।